हेलो फ्रेंड्स, शटर माउथ में आप सभी का स्वागत है। शटर माउथ में आज हम यूपीएससी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, जो कि 2019 से लेकर 2010 तक की होगी। हम इसमें 20 क्वेश्चंस डेली रिवीजन करेंगे डेली बिहाफ पे, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन पेपर 5 दिन में कवर होगा। स्टार्ट करते हैं 2019 के प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में पूछा गया है, तो उसके स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। और हमारे पास जो इसके स्टेटमेंट्स हैं, अब स्टेटमेंट्स को ठीक है, और उसको देखते हुए हमारे पास जो दिए गए स्टेटमेंट्स उसमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 और 1, 2 और 3। तो एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। AIIB क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका काम है लैंडिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। AIIB का प्रेजेंटली 97 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, और इन्वेस्ट करता है 13 अलग रीजन्स में, ठीक है। और AIIB के आउटसाइड एशिया के सभी मेंबर्स हैं, जैसे कि इजिप्ट, अजरबैजान एक्सेट्रा। और जो इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो चाइना है, ठीक है। फिर सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे रशिया, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स में आते हैं। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे प्रेजेंटली स्टेटमेंट में जो लिखा है वो लिखा 97 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, ये बात गलत है। चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे रशिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन जहाँ पे वो गलत हो गया है, तो बी गलत हो गया हमारा और डी भी गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन बचा है ए और सी, ठीक है। तो AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये पॉइंट भी गलत हो गया। AIIB के आउटसाइड एशिया के मेंबर्स हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, अजरबैजान हो गया। तो थर्ड भी गलत, यानी कि स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास ऑप्शन ए बचता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? Options हैं बस, to lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit. Second, to support the infrastructure projects of central and the state governments. तीसरा, to act as independent regulator in case of applications for loans of rupees 50 crore or more. Fourth, to aim at faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more which are under consortium lending. एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने एग्रीमेंट साइन किया था, इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, जुलाई 30, 2018 को। इस एग्रीमेंट का क्या काम था कि फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन करना स्ट्रेस एसेट्स का, जो कि 500 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि कंजोर्टियम लैंडिंग के अंदर तहत आएगा, ठीक है। और ये इसे एक प्रोजेक्ट सशक्त के तहत लॉन्च किया गया था, जिसे कि साइन किया था 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। SBI भी इसमें था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक था, 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक थे और 32 फॉरेन बैंक्स थे। तो अब इसको देखते हुए हमारे पास जो आता है कि फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन करना था स्ट्रेस्ड एसेट का 500 करोड़ से ज़्यादा का। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेक करें तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है इसमें, टू एम एट फास्ट रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका करेक्ट जवाब है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द ऑप्शंस, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक्स। फोर्थ स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो डील करता है अपॉइंटमेंट के लिए वेरियस पोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जैसे कि चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, फुल टाइम डायरेक्टर हो गया, या फिर मेंबर्स ऑफ वेरियस पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, ठीक है, कॉर्पोरेशंस के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। तो जो भी चेयरमैन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, उसको अपॉइंट करता है रिकमेंडेशन और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट होती है उनकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो क्या है, एक ऑटोनमस बॉडी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसका काम होता है गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है, और साथ में सिलेक्शन करना बैंक्स के चीफ और बैंक की हेल्प करना उनकी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड का आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन ए, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड is the first regulatory board set up by the government of India. Second point, one of the tasks of PNGRB is to ensure competition among the gas competition markets for gas. ठीक है. थर्ड पॉइंट, appeals against the decision of PNGRB go before the appellate tribunals for electricity. Options बस 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक करते हैं. पहले एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं हम. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006. ठीक है. इसका काम करना क्या है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनके बीच में कंपटीशन को भी मेंटेन रखना. ठीक है. जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस सेक्टर के लिए, ठीक है, उनको एक दूसरे में एंगेज रखना, बिजी रखना. ठीक है. और बोर्ड का काम क्या है कि उनका एक काम है फेयर ट्रेड और कंपटीशन को एक दूसरे के बीच में मेंटेन रखना डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस के लिए. ठीक है. और जो इसके लिए अपील की जाती है वो हम करते हैं सेक्शन 110 के तहत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में. ठीक है. तो अब इसमें हम एलिमिनेशन चीज़ मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं, ये और स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक एक्ट के तहत किया गया था 2006, जिसका काम था प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस में. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पर रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. क्योंकि इसे रेगुलेटरी बोर्ड ने इसे स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था 2006 में एक एक्ट के तहत. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग. तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट जहाँ जहाँ होगा वो रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया. हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, यानी कि 2 and 3. तो 2 and 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिफ्थ, with reference to communication technologies, what is or are the differences between LTE long term evolution and VoLTE voice over long term evolution. ठीक है. तो ऑप्शन इसके फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं. LTE यानी कि लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. Second point, LTE is data only technology and VoLTE is voice only technology. और इसके ऑप्शन से 1 2, both 1 and 2, neither 1 or 2. एक्सप्लेनेशन रीड आउट करते हैं हम लोग इसकी. LTE stands for long term evolution and VoLTE stands for voice over long term evolution. तो LTE क्या है, एक मोबाइल नेटवर्क है और डाटा ट्रांसमिट करता है सिर्फ. ठीक है. और VoLTE का काम करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसमिट करता है वॉइस को भी और डाटा को भी. जो LTE टर्म है वो पर्टिकुलर यूज़ की गई थी 4G नेटवर्क के लिए, जिसका काम था डिलीवर करना फास्टेस्ट मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस को ग्राहकों तक. ठीक है. और VoLTE का क्या काम था कि उसका काम था कि कॉल्स को मेंटेन करना LTE नेटवर्क के ऊपर, उससे ऊपर. ठीक है. यानी कि आप कॉल भी प्लेस कर सकते हो, डाटा भी यूज़ कर सकते हो और वॉइस भी एक सेम टाइम पे आप ये तीनों चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो. तो इसके पॉइंट्स चेक किए जाए तो LTE इज कॉमनली मार्केटेड 3G, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है कि इसे 4G नेटवर्क टाइप पे यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहीं से हमारा गलत हो जाता है. और VoLTE इज कॉमनली मार्केटेड एडवांस 3G, तो देखा जाए तो VoLTE तो इससे ऊपर ही था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड, LTE इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी. LTE क्या सिर्फ डाटा ओनली टेक्नोलॉजी था? नहीं, LTE एक मोबाइल नेटवर्क था जिसका काम था ट्रांसमिट्स ओनली डाटा. और क्योंकि इसका काम था मोबाइल नेटवर्क भी था तो ये भी यहाँ पे. और VoLTE इज अ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी. नहीं, वॉइस वो VoLTE क्या था, एक सॉफ्टवेयर था जिसका काम था ट्रांसमिट करना वॉइस और डाटा दोनों. तो फिर देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है. तो इसका ऑप्शन हम चेक करें तो A B C तीनों रंग हो चुके हैं. हाँ, बस इसका ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2. तो हमारे पास 4/5 का आंसर आया डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months फॉर प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव्स। Second, enterprises with creches must allow the mother minimum 6 creche visit daily. Third point, women with 2 children get reduced entitlements. Statements चेक करते हैं 1 and 2, 2, C और 3 and D 1, 2 and 3. एक्सप्रेशन चेक करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 का काम था कि 26 वीक्स के लिए पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि वुमेन जो कि एक्सपेक्ट करती थी जिनके 2 चिल्ड्रन थे उन्हें सिर्फ 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी। ठीक है, और मैटरनिटी लीव क्या होती है, वो अवेल कर सकती थी डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले भी। ठीक है, और जो एक्ट मैंडेट किया गया था इसका काम था क्रेच फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके पास एम्प्लॉयज़ थे 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, और इसमें वुमेन एम्प्लॉयज़ को परमिशन भी था कि वो विजिट कर सकते हैं क्रेची फैसिलिटी को 4 बार दिन में, एक दिन में। ठीक है, तो 4 बार उसको यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें उसको पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव्स। नहीं, देख लीजिए हमारे पास जो था 26 वीक्स उसको एक तो पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है, और साथ ही अगर से वो 8 हफ्ते पहले ले सकती है। ठीक है, तो 3 महीने पहले नहीं ले सकती है डिलीवरी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे इसमें रॉन्ग हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एंटरप्राइजेस विद क्रेचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6। नहीं, ये मिनिमम 6 क्रेचेस विजिट डेली, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गया क्योंकि हमारे पास कम से कम 4 बार जा सकते थे। ठीक है, तो सेकंड रॉन्ग। थर्ड, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, इस पॉइंट को भी चेक करते हैं हम लोग। वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन गेट्स 12 वीक्स पेड मैटरनिटी लीव्स। ठीक है, और जिनके बच्चे हैं वो उन्हें कम देखा, और जो वुमेन एक्सपेक्ट करती हैं, ठीक है, जिनके 2 चिल्ड्रन हैं उन्हें 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव, यानी कि उन्हें एंटाइटलमेंट्स में रिडक्शन मिल चुका है। वैसे उनको 26 वीक्स की मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो पॉइंट्स अगर चेक करें तो हमारे पास ऑप्शंस में 1 रॉन्ग हो चुका है, 2 रॉन्ग हो चुका है एंड डी रॉन्ग हो चुका है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 7। Which one of the following is not a sub-index of the World Bank's ease of doing index? First, maintenance of law and order. B, paying taxes. C, registering properties. D, dealing with construction permits. तो हमें देखना है सब इंडेक्स इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो वर्ल्ड बैंक का एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कंट्रीज़ को रैंक्स करता है बेसिस एक बेस पे जिसका काम है ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रंटियर। ठीक है, जिससे एक स्कोर जनरेट होता है और स्कोर का काम क्या होता है, शो करना गैप ऑफ एन इकोनॉमी टू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि 10 इंडिकेटर्स को कवर करता है, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन, परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो अगर 7th क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेक करें तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास इन 10 इंडिकेटर्स में से कहीं भी नज़र नहीं आया। पेइंग टैक्सेस ऑप्शन था हमारे पास, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी ये भी था, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स ये भी हमारे पास ऑप्शन था। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये हमारे पास इस इंडेक्स में नहीं कवर था। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडियाज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998, बी द रिसाइकिल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स 1999, सी द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, डी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो उसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011
recognizes producers' liability for recycling and reducing e-waste in country. It introduced extended producer responsibility, that is the responsibility of producers of electronic equipment towards effective channelization of e-waste to the registered recyclers. तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन अगर चेक करते हैं 8 क्वेश्चन का, तो जो क्वेश्चन का हमारे पास था इंडिया के एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, किस लिए वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इम्पॉर्टेंट, किस फीचर के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारे पास ऑप्शन आता है सी, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। तो 8th का आंसर बस आएगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एक इकोनॉमिक कॉस्ट पे की जाती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, के द्वारा, जिसमें उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस फिक्स किया है कि उसके नीचे क्या क्या होना चाहिए जो कि फार्मर्स को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड डी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड द चार्जेस फॉर गोडाउंस। एक्सप्रेशन चेक करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट होगी जो फूड ग्रेन्स की प्रोक्यूर किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसने कि टोटल का रखा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस का, जो कि फार्मर्स को पे किया जाएगा प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें 3 मेन कॉस्ट होंगे इकोनॉमिक कॉस्ट में, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस में चेक करें, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हमारे पास कहीं भी बात नहीं कही गई है, इंटरेस्ट कॉस्ट की कभी कहीं बात नहीं कही है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल की बात हाँ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात भी की गई है, ठीक है। तो फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें कौन से पॉइंट्स नहीं दिए गए, ए, बी एंड डी, ये हमारे पास नहीं है। इसको आगे फर्दर चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। द प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आर द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो एफसीआई बाय करता है फूड ग्रेन्स को फार्मर्स से, ठीक है, प्री अनाउंस करता है, फार्मर्स के प्री अनाउंसमेंट करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है उसमें इंक्लूड क्या होता है, फ्राइट, हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, स्टोरेज चार्जेस होते हैं, लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। तो इसमें गोडाउंस के बारे में इसमें कोई भी हमारे पास नहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल? फर्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, बी द स्टॉक्स ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, सी द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, डी द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो हमारे पास इसमें जो पूछा गया व्हाट इज सोशल कैपिटल, तो सोशल कैपिटल क्या होता है इसकी हम जानकारी लेते हैं। सोशल कैपिटल इज द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू हेल्प ईच अदर, इट रिप्लेसेस मनी थ्रू विच पीपल बाय द सेम हेल्प। द सोशल कैपिटल ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड थ्रू द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड हार्मनी अमंग पीपल। तो अगर सिर्फ अब ऑप्शंस को चेक करते हैं सोशल कैपिटल क्या है, तो ऑप्शन डी करेक्ट इस पे आता है बिल्कुल, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम, बी लीड बैंक स्कीम, सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। द सर्विस एरिया अप्रोच, अ पार्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम, was introduced by the Reserve Bank of India in April 1989 for the planned and orderly development of rural and semi-urban areas। और जो अप्रोच थी वह एप्लीकेबल थी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स में इंक्लूडिंग साथ ही इंक्लूड था, इसमें था रीजनल रूरल बैंक्स में इंक्लूड थे आरआरबीज, ठीक है। और सर्विस एरिया अप्रोच क्या कहती है, हर एक बैंक के रूरल और सेमी रूरल बैंक्स में ज़रूरत का काम करती थी, जिसमें जो कि उनका काम था 15 से 25 विलेजेस को सर्व करना, ठीक है। तो ये एक लीड बैंक स्कीम थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्लियर आ रहा है हमें, द सर्विस एरिया अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements. First statement है हमारे पास, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Second statement, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grants of minor minerals lie with the central government. Statement 3, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. और हमारे पास ऑप्शन है इसमें A 1 and 3, B 2 and 3, C 3 and D 1 2 and 3। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं हम इसकी। सैंड इज अ माइनर मिनरल, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कल सही हो चुका है एज पर द माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहीं पर ही आ चुका है, बिल्कुल सही हो चुका है। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है, जो जिसकी डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉस चेक करते हैं। द एक्ट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स टू फ्रेम रूल्स, ठीक है, टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ माइनर मिनरल्स। द पावर टू फ्रेम पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू माइनर मिनरल्स लाइज एंटिटी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में उसका क्या कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहीं से रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है। While the central government has the power to notify minor minerals and deals with policy and legislations of the major minerals, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर मिनरल्स का है, ना कि माइनर मिनरल्स का, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ उसे नोटिफाई कर सकती है माइनर मिनरल्स को, ठीक है, और डील कर सकती है उनके पॉलिसी लेजिस्लेशन पे, ठीक है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है रूल्स को फ्रेम करने के लिए माइनर मिनरल्स के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी इसमें गलत हो चुका है, तो हमारे पास ऑप्शन 1 and 3 ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। Second statement, all of India's external debt is denominated in US dollars. Options है 1, B 2, C both 1 and 2, D neither 1 2। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। एक्सटर्नल डेब्ट इंडिया का जो है, ठीक है, वो टोटल डेब्ट है वो कंट्री का ओन किया गया है फॉरेन क्रेडिटर्स सच एज प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो जो डेप्टर्स कैन बी द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉर्पोरेशन और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो उसके डेप्टर्स होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेशंस हैं, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज हेल्ड इन सेवरल करेंसीज, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो है यूएस का, ठीक है। तो देखा है तो मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी है, कॉर्पोरेशंस में, और सिटीजन हैं भारत के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड कि इंडिया का जितना भी एक्सटर्नल डेब्ट है वो यूएस डॉलर्स के फॉर्म में नहीं, अदर करेंसीज में भी है, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 13th का। नेक्स्ट मूव करते हैं 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ऑप्शन ए एडवांसेस, बी डिपॉजिट्स, सी इन्वेस्टमेंट्स, डी मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। एसेट्स जो है कमर्शियल बैंक्स के, ठीक है, इंडिया में इन इंडिया आर कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, एडवांसेस, बिल्स डिस्काउंटेड एंड अनपरचेज्ड। जबकि लाइबिलिटीज़ जो है वो कैपिटल एंड रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, बोरोइंग्स हैं और अदर लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट्स हमारे पास क्या है कमर्शियल बैंक्स के, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो एडवांसेस बिल्कुल है हमारे पास, डिपॉजिट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी है, डी मनी एट कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस। तो अब ऑप्शन में चेक करें हमारे पास इसका 14th का। तो 14th का हमारे पास में है क्या कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, एडवांसेस भी है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट भी है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी डिपॉजिट्स नहीं आता हमारे पास एसेट्स में, तो जो नॉट करेक्ट इसका आंसर डिपॉजिट बी, तो 14th का बी इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15।
In the context of India, which of the following factors is or are contributors to reducing the risk of a currency crisis? First option, the foreign currency earnings of India's IT sector. Second, increasing the government's expenditure. Third, remittances from Indians abroad. इसके ऑप्शंस है A1, B1 and 3, C2 and D1, 2 and 3. एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज नोन एज करेंसी क्राइसिस. ठीक है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है इकोनॉमी पे. ठीक है, जिस इकोनॉमी पे पड़ता है, जिनका काम क्या होता है कि वो इंस्टेबिलिटीज लेकर आ जाती हैं करेंसी एक्सचेंज रेट्स में. ठीक है, तो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड टुगेदर कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस इन इंडिया. तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग. द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर मेजर करती है. बिल्कुल सही से बात है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. सेकंड, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, नहीं, ये नहीं हो सकता हमारे पास. ठीक है, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, यस बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो ये हमारे करेंसी क्राइसिस को रिस्क करते हैं. ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी तो उससे हमारा करेंसी क्राइसिस ठीक नहीं हो सकता है. जो रेमिटेंसेस आते हैं यानी कि जो पैसा बाहर से भारतीय जो बाहर कमाते हैं वो हमें इंडिया भेजते हैं, उससे भी हमारा फ़ायदा होता है. इससे भी हमारे करेंसी क्राइसिस रिड्यूस होते हैं. और जो हम आईटी सेक्टर डिफरेंट होती हैं जहाँ से पैसा आता है उससे भी होता है. तो फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन में चेक करें तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? First option, first Administrative Reforms Commission 1966, B Raja Mannar Committee, C Sarkaria Commission, D National Commission to review the working of the Constitution. ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी कमिटीज़ होती हैं, कोई कमीशन होती हैं, हमें वो याद रखनी होती है. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. द सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स. गवर्नर शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट एंड शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. द कमीशन वॉज सेट अप इन जून 1983 टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स. और अगर हम स्टेटमेंट को चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन सी सरकारी कमीशन ने ये सारे कंडीशंस रखी थी. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली? ऑप्शंस आर, मतलब कि इसमें देखा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे बाहर के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑप्शंस हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बी कमर्शियल पेपर के थ्रू, सी प्रॉमिसरी नोट्स, डी पार्टिसिपेटरी नोट्स. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं. पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who wish to invest in Indian markets without registering themselves directly in India to save on time. However, overseas investors still needed to go through a proper due diligence process. तो ऑप्शन 17 में जो लिखा डेफिनेशन दी गई है उसका जो डायरेक्ट लिंक है उसका आंसर ऑप्शन बनता है डी. पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अपने आप को बिना रजिस्टर्ड करवाए. तो ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी नोट, इसको हम पी नोट भी कहते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 18th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, एज पर लॉ द कंपनसेटरी अफोस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड द स्टेट लेवल्स. ऑप्शन स्टेटमेंट बी, people's participation is mandatory in the compensatory affostation program carried out under the compensatory affostation fund act 2016. इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं A1, B2, C both 1 and 2, D neither 1 and 2. एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं. द compensatory affostation management fund and planning authority CAMPA is set up at both center state levels. फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. ठीक है. For expeditious and transport
ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जिससे कि रिलीज किया गया फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंपनसेटरी अफोस्टेशन मीन्स अफोस्टेशन डन इन ल्यू ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज। फॉर दिस पर्पस फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनी टू होम द फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड। तो सेकंड में है कि सेकंड स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही हमारे पास गलत हो चुके हैं, क्योंकि इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 18th का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फर्स्ट, ad hoc committees set up by the parliament. Second, parliamentary department related standing committees. D, finance commission. Fourth, financial sector legislative reforms commission. Fifth, नीति आयोग। तो उसमें हमें जो बात की है इंडिया में, ठीक है, कि फॉलो रिव्यू को करना इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स में टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ऑप्शंस हमारे पास है ए 1 and 2, बी 1 3 and 4, सी 3 4 5, डी 2 and 5। एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ दो तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटीज़। ठीक है, जिन्हें कंसिडर नेसेसरी होती हैं, जिनका काम होता है कैरी आउट करना वॉल्यूमिनस वर्क ऑफ इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, और मेकिंग द पार्लियामेंट्री वर्क स्मूथ और टाइम सेविंग होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होती है हर साल। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली होती है और वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ही रहती है। स्टैंडिंग कमेटी हमारी कॉन्टिन्यूस रहती है। और एड हॉक कमेटी एक टेम्प्रेरी कमेटी है जो कि परफॉर्म टास्क फिक्स करने के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाता है तो एड हॉक कमेटी डिसमिस हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, वंस जैसे कि उसका टास्क खत्म हो जाता है। तो इन दीज कमिटीज आर मिनिस्ट्रीज स्पेसिफिक एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ रेगुलेटर्स विद इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो देखा है तो एड हॉक कमिटीज बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट स्टैंडिंग कमिटीज ये बिल्कुल ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सुना। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि जितने भी रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्रीज के, वो वर्किंग रेगुलेट करते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के। तो जो भी कमिटीज़ होती है उसके लिए सिर्फ दो ही कमेटी बनाई जाती हैं, एड हॉक और स्टैंडिंग कमेटी। तो ऑप्शन ए 19th का बिल्कुल करेक्ट है। 1 and 2 ad hoc committees set up by the parliament and second parliamentary department related standing committees। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20th, with reference to India's 5-year plans, which of the following statements is or correct? First statement, from the second 5-year plan there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. Second statement, the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. Third statement, in the fifth 5-year plan for the first time the financial sector was included as an integral part of the plan. Options हमारे पास 1 and 2, B 2, C 3 and D 1 2 and 3। एक्सप्रेशन चेक करते हैं। जो 5-year plan है वो रशिया से लिया गया था। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को 5-year plan फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया में यूज़ किया गया था इस कॉन्सेप्ट को। जो विद द फर्स्ट 5-year plan जो लॉन्च हुआ था 1951 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इंडिया में अब तक ऐसे 12 प्लान लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, और द प्रैक्टिस वॉज कॉल्ड ऑफ इन 2017। इस प्रैक्टिस को हटा दिया गया बाय नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जो सेकंड प्लान था उसका फोकस था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना कंट्री के अंदर, और स्ट्रेस्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को पे फोकस करना। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अगर चेक करें तो फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होता है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। द फोर्थ प्लान वाज फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। द प्लान फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी विद स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ ड्यूरिंग द 1970 इलेक्शंस बाय इंदिरा गांधी। तो फोर्थ 5-year प्लान वाज अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. Yes, सेकंड भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन में। द फिफ्थ प्लान गिव टॉप प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये हमारा फिफ्थ प्लान था। तो जो फिफ्थ 5-year प्लान था उसमें देखा गया, स्टेटमेंट चेक किया जाए तो उसमें लिखा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। नो, इसमें हमारा टॉप प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन था। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। ठीक है, तो बस ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन 1 and 2 ये करेक्ट है हमारे पास। ठीक है,
तो 20th का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे 21 से 40 नेक्स्ट डे, यानी कल ही लेके आऊँगा मैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपके साथ साल 2019 से लेके साल 2010 तक के प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस की कोशिश करूँगा सॉल्यूशंस के साथ आपका उसका मैं रिवीजन कराऊँ। साथ ही कोशिश करूँगा कि जैसे ये 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सी सेट के भी 10 ईयर तक के क्वेश्चन की रिवीजन कराऊँगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस। शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होंगी और बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशंस होंगी। थैंक यू।